मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 17 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं, जिसमें जनता अपनी पसंद के प्रत्याशियों को चुनकर विधानसभा में भेजेगी और प्रदेश में सरकार बनेगी। तो वही विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर बड़वानी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा ने सवाल पूछे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही जनता ने भी कांग्रेस और भाजपा से विकास कार्य और समस्या को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी है। आप भी देखिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर ये बड़वानी से कांग्रेस बीजेपी के बीच बड़ी बहस। सुरेंद्र वर्मा के साथ यह खास रिपोर्ट। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सुमित जी जायसवाल, जो नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि है। वहीं गोविंद जी तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी भावसार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेश जी चौबे कांग्रेस के प्रवक्ता, जितेंद्र जी पाटीदार कांग्रेस प्रवक्ता, दिग्विजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता। आइए हम इस डिबेट को सीधे मुद्दों पर लेकर जाते हैं और मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र जी भावसार से मेरा सवाल है कि नागलवाड़ी उद्यान परियोजना लगभग 1173 करोड़ रुपए की है, लेकिन आज तक किसानों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ठीकरी के नगरवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे सभी नगरवासियों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम, दूसरा नाम ही विकास की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जब जब आई तब विकास की गंगा पूरे प्रदेश के अंदर कोने कोने में बहाई गई है। और धन्यवाद। 7, 8, 9, 10 में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? देखो, कांग्रेस की सरकार ने और राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिनों के अंदर कर्जा अगर माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि पहली कैबिनेट की पहले मीटिंग पर किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर साइन कमलनाथ जी ने करी और मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने माफ किया। एक प्रोसेस के तहत काम होता है, उस काम को उस दिन से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई, उसको दिए। लेकिन कहीं ना कहीं कर्जा माफ हुआ है, कांग्रेस का कहना है कि कर्ज माफ हुआ है। आप क्या कहें? झूठ और भ्रामक की दुकान पूरी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर खोली, लोगों को भ्रमित किया। आज भी कई लोग कि कांग्रेस ने अपने वाहनों पर पोस्टर लगाए थे, फ्लैक्स लगाए थे कि 2-2 लाख का प्रत्येक किसान का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन जैसे ही कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने निश्चित रूप से सोसाइटियों के माध्यम से 4 तरह के फॉर्म भरवाए, जो लोग आज भी दुखी हैं और आज भी पीड़ित हैं। और लोगों, हमारे बीच में पब्लिक से भी एक इसी से जाना पहचाना सवाल है, क्या कहेंगे? आया हूँ, मेरा पापा का कर्ज माफ हुआ 90,000 पे, 90,180 का माफ हुआ। 90,000 का कर्ज माफ हुआ है। और क्या कहेंगे इस बारे में आप? कर्ज माफ हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाला बच्चन जी को ये पूछ ले कि ठीकरी से लगा करके अंजड़ तक पहला चरण इस क्षेत्र में माफी में आया था, दूसरा चरण नहीं आया है, और राजपुर और नांगलवाड़ी तरफ दूसरा चरण भी माफ हुआ। तो इधर के लोगों से क्या दुश्मनी? कांग्रेस का सवाल है कि नांगलवाड़ी के लोगों से क्या? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल टीवी को, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोकतंत्र के अंदर उत्तरदायी प्रशासन का बड़ा महत्व है। आपने जो आयोजन रखा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद के आप पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, आदरणीय राजेंद्र जी ने जो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कर्ज माफी की बात नहीं थी। साथियों, 21/9/2020 को प्रश्न क्रमांक 350 के अंतर्गत बाला बच्चन जी ने ये प्रश्न लगाया और कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसका जवाब दिया। उनके जवाब के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर 23 लाख किसानों के 11,500 करोड़ के कर्ज माफ हुए हैं। ये ऑथेंटिक चीज है जो विधानसभा के अंदर बताई। बीजेपी कहीं ना कहीं गलत जानकारी दे रही है। इनका कहना है कर्ज माफ हुआ है और
कमलनाथ ने खुद जो विधानसभा में सवाल किया गया उसके बारे में जवाब दिया है। आपकी सरकार में अतिवृष्टि हुई है, जब आपकी 15 महीने की सरकार थी उसमें अतिवृष्टि हुई है। खरगोन जिले में किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा दिया गया है, लेकिन बड़वानी जिले को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। क्या कृषि मंत्री अगर खरगोन जिले के हैं, कसावत विधानसभा के अगर विधायक हैं, तो भारतीय जनता बड़वानी जिले को क्यों छोड़ा है? क्या भेदभाव है? इस प्रकार क्यों भेदभाव किया गया? देखिए, जो आप आम लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो बीमा राशि का संबंध में मामला होता है, तो बीमा जिन कंपनियों के अंतर्गत किया जाता है वो अधिकांश केंद्र सरकार की एजेंसियां होती है। अगर इन सर्वे में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी, फॉल्ट थी, तो इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी केंद्र की मोदी सरकार थी। इसके लिए हम और हमारी सरकार या हमारे विधायक इसके लिए जवाबदेह नहीं थे। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा है कि ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार इसके बारे में जवाबदारी है। कोई पब्लिक से इस सवाल के बारे में कोई सवाल पूछना चाह रहा हो? कोई पब्लिक से अगर कोई पूछना चाह रहा है इस बारे में, तो है कोई जानकारी? चलिए जी, बताएं। क्या नाम है आपका? मैं श्रवण पवार राजपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। बताएं क्या क्या है? ये जो मुआवजा को लेकर जो खरगोन जिले में सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया था, लेकिन बड़वानी जिले में नहीं, ये बात सत्य है। हम अपने कसराव क्षेत्र से लगे हुए हैं राजपुर क्षेत्र में, वहाँ पर किसी को भी ये लाभ नहीं मिला गया। ये हमारी बड़वानी के साथ पक्षपात किया गया। यह ऊपर केंद्र की सरकार पे जो आपत्ति लगाई वो सरासर गलत है। ये निजी तौर पर ये पक्षपात किया है और हमारे पक्षपात किया गया है, कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया है निजी तौर पे। अब देखिए, जहां क्षेत्र में कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं या उठाएगी? क्या है बेरोजगारी जो है, अगर आदमी समझ ले कि मैं कुछ करूं तो बेरोजगारी है ही नहीं। अगर वो सिर्फ घर बैठा रहे और मैं बेरोजगार हूं, तो मैं तो मानता नहीं कोई बेरोजगारी है। आज के समय में बेलदार जैसा आदमी वो 400 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। जेसीबी चलाने वाला ऑपरेटर 30,000 रुपए महीने पर मिल रहा है। बेरोजगारी नहीं है, इनका कहना है कि आज एक मजदूर को 400 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, और इसी के लिए हमारे बीच में मौजूद है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश खेते, कहाँ रहते हैं आप? ठिकरी। ये इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी कहीं ही नहीं है। क्या बेरोजगारी है, बिल्कुल है। आप यहीं आसपास देख लो, पीथमपुर में पिछले कोरोना काल के समय में कम से कम 5 से 6 कंपनियां जो हमने देखी जा करके वहाँ, वो बंद हुई और लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। यहीं पास की सेंचुरी मिल जो पिछले 6 साल से बंद हुई है, और रोजगार तो देने के बाद दूर जो रोजगार कर रहे हैं उनका ही रोजगार छीने जा रहा है, और सरकार इससे कोई आपत्ति नहीं ले रही। वो बहुत बड़ी बात है। और ये खाली सरकार की बात थी, विपक्ष वालों को भी हमने इस बारे में कहा, लेकिन कोई भी आवाज उठाने के लिए मजबूर, कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हमारे बीच में एक और पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? आशीष महाजन। क्या कहेंगे, बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो बहुत है। 10 साल से क्षेत्रीय विधायक है क्षेत्र में, वो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लाया है? वो दो सांसद है, वो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लाया है? कहाँ है बताओ? रोजगार के साधन कहाँ है बताइए? बड़वानी जिले में, बड़वानी जिले में 2 सांसद है। वर्तमान में यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन विधायक है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर क्या कदम उठाए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल है कि प्याज, तुअर दाल, इन सब का कम से कम 250 गुना भाव बढ़ा है। इस महंगाई मुंह फाड़ के खड़ी है, लेकिन इसके लिए सरकार के क्या करना चाहती है और क्या करेगी? महंगाई पे क्या करेगी? महंगाई निश्चित ही देखी जाए तो समय समय पर अगर महंगाई बढ़ रही है तो स्वाभाविक है लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। तो अगर पेट्रोल के भाव जहाँ पूर्व में अगर 80 रुपए थे, आज अगर 100 रुपए से ऊपर भी हो गया है, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो निश्चित ही ये विकास का एक नया आयाम लिख रहे हैं। महंगाई कोई भी अगर पुराने तुलना कर ले तो महंगाई कहीं नहीं दिखाई दी। पुरानी तुलना करे तो महंगाई कहीं नजर नहीं आ रही है। वही देखा जाए तो हमारे बीच में एक और है। मात्र क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा पाटिल है। क्या कहेंगे? विकास के नाम पे भाजपा, विकास के नाम पे विनाश है, क्योंकि जो रोजगार लोगों का छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बोलती है
कि विकास हो रहा है, लेकिन ये विनाश है, क्योंकि 5 सेंचुरी मिल है, वहाँ से 1200 मजदूरों की बेरोजगारी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो सेंचुरी में 200 रुपए से काम करवा रहे हैं। कहीं महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा है। हम सब महिलाओं की यही है, 1000 रुपए देने से कहीं परिवार नहीं चलता है। हमारे जो सरकार जो वादे करती है, वो जो वादे करती है उसका रिजल्ट आना चाहिए। जो वादे करते हैं उनका रिजल्ट आना चाहिए, ये हमारे यहाँ की मातृशक्ति का कहना है। और महंगाई बहुत बढ़ी है। वही मेरा सवाल है कांग्रेस से कि 15 महीने की जब आपकी सरकार रही थी तो इसमें थोक भाव में ट्रांसफर हुए थे। कहीं न कहीं भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है कि ये ट्रांसफर कराने वाली सरकार है। आप जो आरोप लगा रहे हैं ट्रांसफर को लेकर, देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। एक ये सामान्य प्रक्रिया है, जब शासन प्रशासन में बदलाव आते हैं, कुछ लोग जो निखट्टू हो जाते हैं, काम से चोरी करते हैं और शासन में उनके कारण जनता त्रस्त होती है। इसी के कारण ये कि बदलाव आता है और यही बदलाव हमें शासन और प्रशासन में भी करना होता है। जब शासन बदलता है तो ऐसे लोग जो बरसों से एक ही पद पर और मलाई खाते रहते हैं, ऐसे निकम्मे और ऐसे ही इनका कहना है कि ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है जो काम नहीं कर पाते हैं। वही हमारे बीच में है, बहुत देर से बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे। क्या इनका कहना है कि जो निठल्ले जो काम नहीं कर रहे हैं, जो भ्रष्ट है, उनका ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, इस भाषा से तो लगता है कि इनको इनके सरकारी कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार का आधार स्तंभ उनके कर्मचारी होते हैं। और रही बात ट्रांसफरों की, तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इतनी लंबी और इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करना प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहीं न कहीं थोक भाव में ट्रांसफर को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहीं न कहीं इनका कहना है कि कहीं न कहीं थोक भाव के जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगला सवाल मेरा कांग्रेस से है। जहां 35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने की आप बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है? ये डर है कि आप लोगों को? कांग्रेस में गद्दार और कचरा साफ हो गया है। कांग्रेस अब नई ऊर्जा के साथ में आ रही है और मध्य प्रदेश में 3 तारीख को आपने देख लेना, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा दावा है इनका। मेरा सवाल बीजेपी से है कि कहीं न कहीं कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती आ रही है कि 50% कमीशन का आरोप लगाती है। इस बारे में आप क्या कहें? निश्चित रूप से कांग्रेस को अपना ही काम दूसरों के आरोप पर मढ़ने में बहुत मजा आता है। इन्होंने जो स्थानांतरण वाली जो दुकानदारी चलाई थी, 50 भ्रष्ट और ऐसे कोई कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया था। इन्होंने गरीब और बेचारे जो रात दिन सरकार की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे शिक्षकों का 50-50, 60-60 हजार रुपए लेकर ट्रांसफर किए थे। वो रोकने के लिए भी और करने के लिए भी लिए थे। 50 हजार। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये कमीशन 50% लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर पैसा, हर हितग्राही का पैसा उसके खाते में जा रहा है। उसका तो पैसा पूरा खाते में जा रहा है, फिर कमीशन कहां से ले लेगा? किससे ले लेगा नेता कमीशन? जो काम करता है उसके खाते में पैसा जाता है, फिर कमीशन कैसा होगा? आइए बात करते हैं। हमारे बीच में एक और है इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं विजय वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के साथी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 15 महीने में जो ट्रांसफर हुए थे, सिर्फ इनके 18 साल का ढर्रा बदला था कमलनाथ जी ने। जो मध्य प्रदेश शासन जो 18 साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो अधिकारी कर्मचारी इनकी गुलामी कर रहे थे। उनको सफाई की थी मध्य प्रदेश शासन के 15 महीने के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने। ट्रांसफर किया था, सफाई की थी, जो ठर्रा बिगड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं। हमारे बीच में कांग्रेस से 50% कमीशन की बात जो आ रही है। अभी भावसार जी ने बोला कि हर हितग्राही के खाते में जा रहे हैं। ऐसा कोई सा ऑफिस मध्य प्रदेश में बता दो जिसमें बिना पैसे से काम होता है। तो मैं आपकी कोई भी ऐसा ऑफिस बता दो जिसमें बिना पैसे से काम होता है। बड़ा आरोप है कांग्रेस का,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है कि ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर बिना पैसे से काम किया जा रहा हो। क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि इन्हीं के नेता मंच से बोलते थे कि हम 1 रुपया देते हैं और यहाँ पर 10 पैसे पहुंचते हैं। 1 रुपया बेचते थे और 15 पैसे मिलते हैं जनता के बीच में। मेरा दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से क्या लाडली बहना चुनाव के टाइम में आप लोगों को याद आई है, जहां कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में भी कई महिलाएं, कई मजदूर पैदल चले हैं, पर उनको उस टाइम में किसी प्रकार सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल था जो कोरोना की महामारी में भी जिनके अपने कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर अपने अपने पंडाल लगाए थे और जो भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था और जो भी प्रवास कर रहे थे उनको सारी भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, यहाँ तक कि बच्चों को गोली, बिस्किट और सारी व्यवस्था की। उस समय अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले कांग्रेस की सरकार पर आया हो तो मुझे बता दीजिए। जब क्षेत्र के विधायक अपना क्षेत्र छोड़कर इंदौर चले गए थे। शांति, ठीक है। मेरा सवाल शांति बनाए रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा शांति रखे, थोड़ा धैर्य रखे, धैर्य। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि यह हर बार आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब रहा है, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया है किसान का कर्जा माफ, सिलेंडर 500 रुपए, बिजली बिल 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट हाफ, ऐसी कई योजनाओं को इन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए अपने वचन पत्र में भेजा है। क्या जो प्रदेश कर्ज में डूबा है तो ये इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, 1 महीने पहले पेपर में एक छपा था कि भोपाल से देवास का जो 4 लाइन का रोड है वो 470 करोड़ रुपए में बना था। 7 साल में उसकी टोल से वसूली 1535 करोड़ रुपए हुई। अभी 8 साल और उसके बचे हुए हैं, मतलब लगभग 1500 करोड़ रुपए और वसूलेंगे। वो 470 करोड़ के रोड के 3000 करोड़ वसूल रहे। इस वसूली को, इस बेईमानी को मेरा सवाल ही कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। मैंने कहा इतनी वचन पत्र में योजना, इतनी योजना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा सीधा सवाल है, कौन बताएगा इसका जवाब? पब्लिक से पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, कौन है? एक मिनट, धीरे से आराम से हाथ। सवाल ये था कि भाई जो, क्या नाम है आपका? कमल यादव जी, बताएं क्या सवाल ये था कि भाई जो कांग्रेस ने इतनी योजनाएं बनाई, अभी 101 योजना है, वो सोनिया गांधी क्या उसके घर से देगी क्या? सोनिया गांधी क्या उसके घर से देगी? ये बड़ी बात कही है। हमारे बीच पब्लिक से एक बड़ा सवाल आया है, क्या यह वचन पत्र में इतनी योजनाएं निकली? इन्होंने 101 योजनाएं बताई है, 101 योजनाएं चली है, तो क्या सोनिया गांधी घर से देगी? ऐसा पब्लिक से सवाल आया है। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल है, सरकार में आप अगर आएंगे तो भाजपा की कई योजनाएं बंद कर देंगे, जैसे अभी लाडली बहना चल रही है, आयुष्मान कार्ड है, वगैरह वगैरह, बड़ी जो जनहितैषी योजना है, क्या इनको बंद करने की बातें चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, ऐसे चल रही है? तो क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? हमारे द्वारा ऐसी कोई भी जो लाभ, जो जनहित की योजनाएं हैं, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, उनकी समीक्षाएं जरूर की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से वर्मा जी, मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आयुष्मान योजना है, इसके अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है। आयुष्मान कार्ड का सही उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ चंद हॉस्पिटलों में है। क्या कहेंगे? एक नंबर पे लाखों लोग का इलाज हुआ है, वो तो बहुत बड़ा अभी देखिएगा निकलेगा भ्रष्टाचार कि आयुष्मान कितना बड़ा देश का भ्रष्टाचार। क्या आयुष्मान एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल गोस्वामी है। मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल था, जिस प्रकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का जो जनता को लाभ मिलता है वो सहन नहीं होता है, और जिस प्रकार महोदय जी कह रहे हैं वहां से मंच से कि आयुष्मान कार्ड का बंद अस्पताल में है, तो
कहीं ना कहीं इनको गरीबों लोगों को जो फ्री में इलाज मिल रहा है और इनकी पार्टी 70 साल तक गरीबों को मुफ्त में इलाज नहीं दे रहा है, उसके बदले की भावना में झूठ बोल रही है। यदि ऐसा है तो बताइए कौन सा हॉस्पिटल है, उसका नाम बताइए। यह बड़ा सवाल है हमारे बीच में। आशीष जी से पूछना चाहूंगा। देखिए ये मर्यादाएं हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा, आप निजी हमले से बचे। निश्चित तौर पर आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वो सारी चीजों को, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, जिन हॉस्पिटलों में गलत फंडिंग की गई है, उन सारे हॉस्पिटलों की हम सूची भी। ये ठीक है। अब ये इन्होंने कहा, मेरा एक बीजेपी से सवाल है। मेरा बीजेपी से सवाल है कि स्थानीय चुनावों में अधिकतर भाजपा दो फाड़ नजर आई। क्या इस विधानसभा के चुनाव में भी इस प्रकार की कोई बात रहेगी क्या? इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, पूरा परिवार एक है। परिवार में थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए और राष्ट्र के लिए और धर्म और भारत इस देश की और संस्कृति के लिए कार्य कर रही है। पूरा परिवार एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी पूरा परचम फहराएगी। पूरा परचम फैलाएगी, ये इनका कहना है। पूरा परचम फैला। हमारे बीच में पब्लिक से भी एक सवाल आ रहा है, आइए लेते हैं। सवाल क्या है? क्या नाम है आपका? नीलेश कणंगो। क्या कहेंगे? क्या सवाल है अपना बताएं। मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में दोनों विपक्ष में रहे, कुछ समय कांग्रेस भी रही, कुछ समय बीजेपी भी रही। यदि किसी की भी नीति गलत है तो उसका विरोध क्यों नहीं, और अगर विरोध हुआ है तो उसका निष्कर्ष क्यों नहीं? मतलब कहीं पे कांग्रेस ने भी विरोध किया, कहीं बीजेपी ने भी विरोध किया, पर दोनों का निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? किससे जवाब है आपका? किससे सवाल है? दोनों से। कौन? ये जिस प्रकार इन्होंने बोला है, बताइए क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि शासन प्रशासन किसी का भी हो, कांग्रेस का बीजेपी का, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई सी भी पार्टी शासन में बैठती है तो दोषपूर्ण राजनीति क्यों करती है? जैसे 15 साल की कमलनाथ की सरकार आई थी तो ठिकरी के व्यापारियों को बेरोजगार किया गया था, तो क्यों किया गया था? क्योंकि कमलनाथ जी की नीति तो यह थी कि अवैध अतिक्रमण हटाना, तो ठिकरी में कौन सा अवैध अतिक्रमण था? दोषपूर्ण राजनीति क्यों होती है? बड़ा सवाल है ये, कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। 15 महीने की सरकार में जिस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया, ऐसा क्यों किया गया है? क्या कहेंगे? देखो, अतिक्रमण पूरा मध्य प्रदेश में हटा था। अतिक्रमण में आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारे बहुत सारे लोग चले गए, वो लोग भी दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह सरपंच था, वो भी दोषी है। अगर इसकी पोल पट्टी खुलेगी तो बहुत लंबी दूर तक जाएगी। व्यापार पोल पट्टी खुलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। आगे मेरा सवाल है इसी से रिलेटिव। आइए पब्लिक से जानते हैं क्या है सवाल। एक मिनट आप बैठ जाए, थोड़ा सा समझे। क्या नाम है आपका? दीपक राठौर। क्या कहेंगे? मैं ये अतिक्रमण के बारे में बोलना चाहूंगा। जो नगर में हमारी जो घटना घटी है परिषद द्वारा, बीजेपी के शासन द्वारा, आज एक सरकारी भूमि को निजी संपत्ति में बेच के ये क्यों बेचा है, मैं पूछना चाहूंगा। नगर परिषद सरकारी संपत्ति को क्यों बेचा? अतिक्रमण की बात आई है, पब्लिक से क्या कहें? अतिक्रमण की बात पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि उसमें भाजपा के सरपंच और कुछ लोग दोषी थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वापस भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने उन लोगों को वापस विस्थापित किया, तो ये गलत है या सही है? इसका जवाब इनसे एक बार ले लीजिए। बड़ा सवाल है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के द्वारा क्या विस्थापित किया, सही है गलत? क्या कहेंगे आप? अगर किसी का रोजगार छीना जाता है वो गलत है, जिसके विरोध में हम हमेशा है। गलत है, कहीं न कहीं रोजगार छीनना, अतिक्रमण हटाना गलत है, ये प्रवक्ता ने कहा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे जरा सवाल आया, निजी संपत्ति बेची गई, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई प्रमाण हो तो बता दे, मैं मान लूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रमाण। गलत सवाल है भाई। पब्लिक डे ने कहा है कि अगर निजी संपत्ति बेची है तो इसका प्रमाण होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे? मैंने आरटीआई लगाई हुई है, अभी तक इनका जवाब नहीं आया। आरटीआई लगाई हुई है, इसका जवाब नहीं आया है, क्या कहेंगे? एक मिनट मैं वो उसमें क्या है कि जो निजी संपत्ति है उन्होंने तहसील, जरा रुकना थोड़ा,
तहसील में भी आवेदन लगाया था, पिटीशन दायर थी, वहां से भी हार चुके थे। उसके बाद एसडीएम में चला, वहां से भी हार चुके हैं। वापस तहसील में भी हार चुके हैं और मैंने सारे दस्तावेज कलेक्टर साहब को मौजूद कर दिए हैं और ये निकाल नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा है निजी संपत्ति बेचने का कोई प्रमाण है क्या आपके पास? मेरे पास पूरे प्रमाण है। जो संपत्ति निजी संपत्ति मालिक है वो हार चुके हैं माननीय न्यायालय से हार चुके। सवाल आया है निजी संपत्ति बेची गई, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई प्रमाण हो तो बता दे, मैं मान लूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रमाण। सवाल है भाई, पब्लिक डे ने कहा है कि अगर निजी संपत्ति बेची है तो इसका प्रमाण होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे? मैंने आरटीआई लगाई हुई है, अभी तक इनका जवाब नहीं आया। आरटीआई लगाई हुई है, इसका जवाब नहीं आया है, क्या कहेंगे? एक मिनट मैं वो उसमें क्या है कि जो निजी संपत्ति है उन्होंने तहसील, जरा रुकना थोड़ा, तहसील में भी आवेदन लगाया था, पिटीशन दायर थी, वहां से भी हार चुके थे। उसके बाद एसडीएम में चला, वहां से भी हार चुके हैं। वापस तहसील में भी हार चुके हैं और मैंने सारे दस्तावेज कलेक्टर साहब को मौजूद कर दिए हैं और ये निकाल नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा है निजी संपत्ति बेचने का कोई प्रमाण है क्या आपके पास? मेरे पास पूरे प्रमाण है। जो संपत्ति निजी संपत्ति मालिक है वो हार चुके हैं माननीय न्यायालय से हार चुके हैं। मेरा अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। आपने देखा होगा कि नर्मदा तट पर किसान और बहुत सारे लोग बसे हैं। कुछ दिन पूर्व 17 सितंबर के लगभग एक बड़ी बाढ़ आई जिसमें कई लोग जलमग्न हो गए, कई घर जलमग्न हो गए, कई लोग बेघर हो गए हैं। इस बारे में क्या ये बताएंगे कि जो इतना बड़ी तादाद में पानी छोड़ा गया है वो किसी की जानकारी में है या किसी को सूचना नहीं दी गई, इस वजह से इतना नुकसान हुआ है? क्या कहें? आगामी 142 मीटर तक का डूब का वापस से सर्वे करवाएगी और निश्चित रूप से जो डूब आ जाई है वो भविष्य में कभी ना आए, ऐसा शासन प्रशासन ने निर्णय लेकर अपना फाइल जो है एनवीडी को भेज दिया और चुनाव के तत्काल बाद इस बात का सर्वे किया जाएगा कि 142 मीटर के डूब क्षेत्र का सर्वे करवाकर उनको मुआवजा और बड़ी बात आई है, कहीं ना कहीं बड़ी बात आई है निकल कर कि डूब क्षेत्र का लेकर फिर से सर्वे किया गया है। 142 मीटर की जांच कर उनको मुआवजा दिया जाएगा। वही मेरा सवाल आपसे भी, क्या 142 मीटर के जो बात कर रहे हैं और इसमें सरकार की विफलता स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि जब 138 मीटर की आपके पास परमिशन है, आपने 142 मीटर पानी जाने क्यों दिया? आपको पता था कि 138 मीटर के बाद में नुकसान ही नुकसान होगा। आपके अधिकारियों ने, आपकी सरकार ने समय रहते गेट नहीं खोले, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इसमें सरकार की विफलता दिखती है। हमारे बीच में इन्होंने कहा है कि सरकार की बड़ी विफलता दिखती है। हमारे बीच में जहां डूब क्षेत्र से भी आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। क्या कहें, डूब क्षेत्र के लिए इन्होंने कहा है कि 142 मीटर का एनवीडीए फिर सर्वे करवाएगा, फाइल भेज दी गई, चुनाव के तत्काल बाद इनको सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? वो जो सर्वे होना है वो होगा, जब भी होना है, लेकिन अभी फिलहाल में जो नुकसानी दी गई है उस नुकसानी के अंदर 4,000 और 11,000, 10,000, 6,000, 3,000 इस तरीके से पैसे डाले गए हैं। तो मतलब नुकसान 2-2, 4-4 लाख, 20-20 लाख तक हुआ है और 2-4 हजार रुपए डाले और उसमें भी किसी को 11 और हम पहले डूबते हैं हमको 4 और जो बाद में डूबता है उसको 11, किसी को 21, मतलब किस हिसाब का सर्वे हुआ? किस हिसाब का सर्वे हुआ? कहीं ना कहीं सरकार ने सरकार ने किसी को 11 और किसी को 4, किसी को 3,000 रुपए का मुआवजा दिया। क्या यह पर्याप्त है? अगर इन्होंने कहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन हमको 11,000 रुपए तक की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। संपत्ति का और नुकसानी का मुआयना पटवारी करते हैं और पटवारियों के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट बनकर जाती है उसी के माध्यम से जाता है। हो सकता है कि आप उसकी कोई जानवर या कोई भी ऐसे बकरी हो, मुर्गी हो, गाय भैंस हो, उनका नुकसान हुआ हो तो उनको निश्चित रूप से ज्यादा पेमेंट मिला होगा, आपको कम मिला होगा।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि हर व्यक्ति को मुआवजा मिला है, किसी को बकरी जानवर या भैंस का मुआवजा है, उसको अगर उसके यहाँ किसी प्रकार वो मृत हो गई है तो उसको मुआवजा ज्यादा मिला है। लेकिन ये डूब क्षेत्र जहां हुआ है, डूबा है जो गांव, उस गांव के रहने वाले हैं और इनकी जुबानी अपन सुने क्या पीड़ा है और कैसे सरकार ने इनको मुआवजा दिया है। इत्मीनान से बताया और पूरा बताइए। सर, मेरे दोस्त का मुर्गी पालन प्लांट है, तो उसका सर्वे हुआ था, लेकिन मवेशियों का, मुर्गियों का, किसी चीज का कोई अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं 138 की डूब में आता हूँ, 142 में जो डूबे हैं उनको 11,000 और मेरे को 4,000। मैं 138 में डूब जाता हूँ, मेरे को 4,000 मिले हैं। और ऐसे के ऐसे मेरे पूरे मोहल्ले में देखा जाए 4,000 और 3,000, इसमें नुकसान कम से कम लाखों रुपए का हुआ है सभी लोगों का। लेकिन मेरे यहाँ जैसे 4,000 मिले, मेरे पड़ोस में भी 3,000 दिए हैं। और आगे जब हमने देखा जिनके घरों में घुटने घुटने पानी था उनको 11,000 डल गए हैं। तो ये सर्वे किस हिसाब से हुआ है, सिर्फ इसका जवाब दे दो कि सर्वे किस हिसाब से करा है। सर्वे किस हिसाब से हुआ है कि किसी को 11, किसी को 4, किसी को 3 मुआवजा मिला है। मेरा कांग्रेस से सवाल है, यहाँ 10 साल से विधायक है जो प्रतिनिधित्व ठीकरी का कर रहे हैं। यहाँ पर न मंडी है, न रजिस्ट्रार ऑफिस है, न एसडीएम कार्यालय है। ठीकरी में कुछ भी नहीं है। क्या यही, इसके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? अभी नांगलवाड़ी परियोजना का जिक्र हुआ, ये भी कांग्रेस मैंने, मेरा सवाल सीधा है आपसे कि बाला बच्चन जी 10 साल से यहाँ विधायक हैं, लेकिन यहाँ मंडी रजिस्ट्रार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस नहीं है। क्या इसकी पहल नहीं की गई? पहल करना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें बाला बच्चन जी ने दी है। टिकरी को अस्पताल दिया है बाला बच्चन जी ने, अभी नांगलवाड़ी परियोजना बाला बच्चन जी ने दी है। या टिकरी में बहुत सारे काम करे, लेकिन क्या हुआ कि 20 साल से भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो अपने पैसे खाने पीने में लगे थे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने 20 साल की सरकार में टिकरी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? जो अभी प्रत्याशी अंतर सिंह पटेल लग रहे हैं, उनके पिताजी भी 15 साल विधायक रहे, उन्होंने क्या दिया टिकरी को? ये बताओ आप। 15 साल विधायक रहे स्वर्गीय देवी सिंह जी पटेल, बाला बच्चन जी ने बरू फाटक में दिया, बरू फाटक में इंदौर दिया। क्या नाम है? सुनील सिसोदिया, जय टिकरी ब्लॉक अध्यक्ष। क्या कहेंगे नांगलवाड़ी परियोजना? नांगलवाड़ी सिंचाई परियोजना से पानी नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी ने उसको उद्घाटन कर दिया है और अभी तक किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है क्षेत्र के। आज कम से कम 70 से 80 किसान एनवीडीए कर्मचारियों को ज्ञापन देके आए हैं और उन्होंने मांग करी अगर 15 दिन के अंदर पानी नहीं मिला तो वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के इस जनता दरबार में आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य समय देने के लिए आप लोगों को आभार और धन्यवाद। वही जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।